हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत के मूल। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत के मूल। विद्युत के मूल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले कहां चले जाएंगे? हम एटम पे चले जाएंगे। कहां जाएंगे? सबसे छोटी चीज पे जाएंगे। ठीक है, सबसे छोटी चीज क्या है? एटम है। एटम का मतलब परमाणु। ठीक है, परमाणु क्या होते हैं? ये पहली चीज तो एक ऐसे टीनी पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? बिल्कुल टीनी पार्टिकल्स है, छोटे कण हैं। ठीक है, छोटे कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, क्या है ये? परमाणु क्या है? बहुत ही छोटे कण है, छोटे से छोटे कण है, छोटा सा छोटा कण है जो कि क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में डाल्टन ने बताया था। ठीक है, थोड़ा आपको बेसिक में ले जाऊंगा, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है इन सब चीजों पे। ठीक है, फिजिक्स में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां हेल्प होगी, तो आपको केमिस्ट्री भी तो पढ़नी है। ठीक है, आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका दो काम होगा। पहली चीज तो ये चीजें, जनरल अवेयरनेस जो साइंस है, जनरल साइंस, उसमें भी आता है। दूसरा आपका बेसिक ऑफ मूल में भी आता है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ मूल जब आप करोगे, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स की बात करोगे, उसमें आपको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? परमाणु से शुरू करेंगे, उसके बाद अंत तक जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं परमाणु क्या है। तो छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु। और बहुत सारे परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब ढेर सारे परमाणु इकट्ठा होते हैं तो कोई एक कण बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कण बना देते हैं, मतलब अणु। ठीक है, कण नहीं, अणु। क्या बना देते हैं? अणु, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो आप? मॉलिक्यूल बोलते हो। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ, जब आपके नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टूगेदर होते हैं, फॉर्म होते हैं, टूगेदर होते हैं, तो एक चीज फॉर्म होती है, नाम होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ गई होगी। मतलब ढेर सारे परमाणु मिलके क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना। अब इसके पीछे की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको बताया था डाल्टन ने, उसके बाद इस पे रदरफोर्ड ने भी अपने अपने तथ्य रखे, नील बोहर ने भी अपने तथ्य रखे। ठीक है, और रदरफोर्ड हो गया, और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे समय समय पे साइंटिस्ट आते रहे और इस पे लगातार रिसर्च चलती रही। ठीक है, तो हम एक बेसिक सी चीज आपको बताते हैं कि जब परमाणु को, ढेर सारे परमाणु को मिला के अणु बनता है, तो परमाणु कैसे बनता है? परमाणु को पहली चीज तो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। मतलब एक चीज आपको समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाते हैं तो परमाणु बनता है। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाते हैं तो क्या बनता है? परमाणु बनता है। और ढेर सारे परमाणु मिलाते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। ठीक है, अणु बनता है। और ढेर सारे अणु जब मिलके बनाते हैं तो कोई भी एक चीज बन जाती है, जैसे ये आपका मार्कर। ठीक है, अगर मैं मार्कर की बात कर लूं, इसको छोटे से छोटे जब टुकड़े में, जो कि आप देख सको, उसमें अगर मैं छोटा सा छोटा टुकड़ा इसका निकालूं, उसको क्या बोल दोगे आप? क्या बोलोगे? अणु बोलोगे। और ऐसे ही अणु को और ज्यादा छोटे छोटे में ब्रेक कर दिया जाए जिसे आप ना देख सको, तो वही क्या हो जाता है? उसका एक परमाणु हो जाता है। और एक परमाणु को अगर आप ओपन करोगे, तो उस खोलोगे और तोड़ोगे, तो एक परमाणु में नंबर ऑफ, बहुत सारे, ठीक है, लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। क्या ट्रिक है? ईटा पर नाचे। ठीक है, ईटा पर नाचे। एक ईंट होती है ना गांव में नहीं, हर जगह ही होती है। घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है ना, उसी ईंट पर नाचने की बात कर रहा हूं मैं, नाचना नहीं है आपको। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। क्या नाम है?
रदरफोर्ड, ठीक है, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ठीक है, ये क्या लिख दिया हमने, चार छह नाम लिख दिया हमने। ठीक है, तो है क्या ये, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता टॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक, राइट। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पे एक नाम और रहता है, अगर ये नाम ना मिले तो गोल्डस्टीन का नाम ध्यान रख लेना, गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन नाम होगा, वो आपको करेक्ट आंसर देना है। और बात करते हैं गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, अगर दोनों ही एक साथ आ गए तो किसको आप दोगे, तो आप गोल्डस्टीन दे देना। ठीक है, तो ध्यान रखना गोल्डस्टीन ऑप्शन में है तो गोल्डस्टीन, अदरवाइज रदरफोर्ड, दोनों एक साथ कभी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिखेंगे, राइट। ठीक है, इसका मतलब आपको दो चीजें समझ में आई। एक तो ये तीन छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि परमाणु में पाई जाती हैं, नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके डिस्कवरर, इनके पितामह, इनके फादर, इनको रिसर्च करने वाले, इनको प्राप्त करने वाले, उनका नाम क्या है, तो सबके अलग अलग नाम है, सबको हमने एक ट्रिक बता के बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा और। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है दोस्त, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों को मैं अगर डिफरेंस फॉर्मेट में लिखूं, डिफरेंस फॉर्मेट में इसको देखता हूं मैं, तो क्या देखूंगा, डिस्कवरर तो आपको पता ही चल गया भाई, इनके रिसर्चर, इनके पितामह, फादर, जो भी आप कहते हो वो हो गया इनके, इसको मैंने आपको ट्रिक बता दी ईटा परनाचे। बात करते हैं इनके दो चीजों की, एक तो चार्ज और दूसरा इनका मास। मास बोले तो द्रव्यमान, क्या बोले बच्चा, द्रव्यमान बोलेंगे, और चार्ज बोलेंगे तो क्या नाम दे दोगे इसको, आवेश हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके मास की बात करते हैं तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और वही बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, सेम चीज आपको लिखनी है, बिल्कुल एज इट इज लिखनी है, सिर्फ आगे का माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहां पे बात करते हैं, इससे इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इतने में तो कोई डाउट नहीं है भाई, इसको रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना है, 2 बार देखा, तीसरी बार आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे आवेश होता ही नहीं, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 0 आवेश हो जाता है। और इसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान 1.68 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। यहाँ पे 62 लिख लो। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, मतलब इतना तो आपको समझ में आ गया, टेबल आपको याद करनी है। दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तीनों के द्रव्यमान में सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका लग रहा है। पहली चीज तो ये 10⁻31 है, -31 है, -27 है। और पहले ये बताओ, -27 बड़ा या -31, तो आप बताओगे सर -27 बड़ा, राइट। ठीक है, अगर -27 बड़ा तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा, इतनी सी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका बड़ा होगा, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, 1.6 आगे का बराबर है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 8 है। तो आपको एक चीज पता चल गई होगी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 1.68 गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम। ठीक है, याद हो गया आपको। ठीक है, 3 बार आप इसको रट्टा मारो, 3 बार इसको देख देख के पढ़ो, चौथी बार आप बिना देखे पढ़ जाओगे और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, ऐसे चलते फिरते घूमते टहलते आप इसको दिमाग में लेके आओ। ठीक है, नहीं आता है जाके अपनी नोटबुक खोलो, तुरंत आपको याद आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसे कह रहा हूं कि मैं इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डेटाबेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान देनी है, इस पे न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, इस पे इन दोनों पे सेम चार्ज होता है। लेकिन धनात्मक आवेश की बारे में बात करें तो धनात्मक आवेश प्रोटॉन का होता है, और ऋणात्मक आवेश के बारे में बात करें तो किसका बताओगे आप, इलेक्ट्रॉन का बताओगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया, बस इतना सा ही ध्यान रखो। अब आगे बढ़ते हैं हम, चार्ज। अगला क्या टॉपिक है हमारा, आवेश। किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वो क्या करे, आकर्षण करे या फिर प्रतिकर्षण करे, उसे क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। किसी पदार्थ का ऐसा गुण, उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या करे, किसी चीज को आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित करे। ठीक है, तो किसी पदार्थ का ऐसा गुण
जिसके कारण वह आकर्षित या प्रतिकर्षित बल का अनुभव करे, क्या कह देते हैं? आवेश कह देते हैं। आवेश दो तरीके का होता है, एक तो धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। तो ध्यान रखना, जो धनात्मक आवेश होता है उसे प्लस से डिनोट करते हैं, माइनस को माइनस क्यू से डिनोट करते हैं, इसको प्लस क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में बात करें तो उसे क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से लिखते हैं। और धनात्मक चार्ज को धन प्लस क्यू से और ऋणात्मक चार्ज को माइनस क्यू से लिखते हैं। जो धनात्मक चार्ज होता है, इससे और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इसमें जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो वैद्युतिक लाइंस होती हैं, जो वैद्युतिक रेखाएं होती हैं, विद्युत बल या विद्युत रेखाएं जो होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, और इसमें ऋणात्मक वाले में अंदर की तरफ आती हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है? विद्युत बल रेखाएं। ये क्या है? विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहता है, ये दूसरी चीज इन पे माइनस पे इंटर कर रही है या फिर प्लस पे बाहर जा रही है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, माइनस का मतलब इंटर, ठीक है, प्लस का मतलब बाहर जाना है। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखना है भाई। सीधा ज्यादा पैसा होगा तभी तो आप दोगे ना दान, तो बाहर जाएगा ना। ज्यादा पैसा मतलब धनी आदमी, और धन मतलब प्लस। ट्रिक समझ में आ गई? धनी मतलब धनी रहोगे तभी पैसा जाओगे देने दूसरों को इस समय पे लॉकडाउन में। ठीक है, और अगर गरीब हो तो आप लोगे, इसका मतलब आप कर्ज ले रहे हो ना, माइनस। दो चीजें ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके बारे में एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? क्यू, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू इज इक्वल टू, एक तो एन इंटू ई लिखते हैं, एक तो फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ये दोनों पहली चीज, तो दो के दोनों ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि आगे बताऊंगा मैं क्यों याद रखनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है इसलिए। ठीक है, अब देखो जरा, आप बताओ, दोनों ही क्यों है? दोनों ही क्यों है? तो ये भी तो बराबर होंगे, इसका मतलब एन ई बराबर आई टी भी तो लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अगर यहीं से आई निकालना हो या टी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो ये दोनों दिया हो कोई भी, तो इस पे भी न्यूमेरिकल के लिए तो तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो मैंने ये ऐसे लिख दिया है, एन आई टी, व्हाट इज दिस? ठीक है, क्या है ये? ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, क्या चीजें हैं ये। तो क्यू आपका क्या है? आवेश है। क्यू क्या है दोस्त? आवेश है आपका। यहीं पे एन क्या है? एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तीसरा ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कितना होता है दोस्त? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्या है इसमें? आई है। आई का मतलब क्या है? धारा है, जिसे आप करंट बोलते हो। ठीक है, और क्या है इसमें? एक समय है, जिसे आप टी से डिनोट कर रहे हो, टाइम। ठीक है, यही चीज तो है, इसके अलावा और कुछ दिखा क्या? नहीं दिखा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या देके आपसे पूछेगा क्या? आवेश निकाल के बताओ। आवेश कितना होगा? अगर 1000 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना होगा? तो 1000 इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू क्या रखोगे? 1000। ई की वैल्यू 1.6 × 10 की घाते -19 से गुणा करा दोगे। जो भी रिजल्ट आएगा वही उसका चार्ज हो जाएगा, वही उसका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या हो जाता है? दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो कूलाम होता है। ठीक है, पहला मात्रक इसका कूलाम लिखा जा सकता है ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा जो आता है आपके एग्जाम में, यहां से अगर आप मात्रक बनाते हो, Q इक्वल टू आई टी, आई का मात्रक एम्पियर और टाइम का सेकेंड। ठीक है, तो एम्पियर सेकेंड, हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो एम्पियर सेकेंड, दूसरा मात्रक। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक तो एम्पियर सेकेंड, दूसरा कूलाम। दूसरी चीज और भी पूछ सकता है कि एक कूलाम बराबर कितना? तो दोस्तों एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ के। ठीक है, बिल्कुल, अगर आपको एग्जाम निकालना है यूपीआरवीएनएल का या फिर यूपीपीसीएल का, मेंटेनर का, किसी भी चीज का एग्जाम निकालना है जो कि आईटीआई के बेस पे है, तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें तो बिल्कुल याद ऐसे मुंह पे रखनी चाहिए। ठीक है ना। ये बात करते हैं हम किसके? फ्री इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन की। क्या होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन? तो जरा आप बताओ कि जो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, अगर हम देखें तो धातु, अधातु और
उपधातु, 3 चीजों में ही डिफाइन है, ठीक है। जिसे आप कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हो, चालक, ठीक है। एक तो होता है कुचालक, कुचालक, एक होता है अर्धचालक। जो चालक होता है, इनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की मैं संख्या लिखूंगा सब में, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इंपॉर्टेंट डाल लो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इवन ये जेई में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके यहां भी पूछा जाता है, ठीक है। आपको मैं पेपर दिखा दूंगा, जब प्रैक्टिस सेट दिखाऊंगा तो देखना इस पे से क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। तो जब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो हमेशा चालक, जो भी कंडक्टर होते हैं, जो धातुएं होती हैं वही कंडक्टर होती हैं, वही चालक होती हैं, ठीक है। तो चालक में जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन 4 होते हैं। मतलब सीधा सा 4 से कम बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, 4 से कम। समझ में आई बात। कुचालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 4 से ज्यादा होती है, ठीक है, 4 से ज्यादा होती है। इसको बोलोगे आप 4 से ज्यादा। और यहां पे बात करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल क्या होती है, 4 होती है, 4, ठीक है, 4 होती है। तो आपको 3 चीजें समझ में आ गई होंगी। ये 4 का क्या चक्कर है भाई साहब, भाई साहब ये चक्कर है कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अष्टक नियम के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात आती है 8 का आधा, बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। तो 4 से कम की बात करूंगा, 4 से ज्यादा की बात करूंगा और 4 की बात करूंगा। जब होगा 4 तो नाम ध्यान रखना है अर्धचालक, ना तो वो चालक है ना क्या है, कुचालक है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बीच में आ रहा है। तो एक साइड चालक, दूसरी साइड कुचालक, बीच में बचा अर्धचालक। अर्ध का मतलब समझते हो, आधा इसका आधा उसका, ठीक है ना। तो आधा इसका आधा उसका मतलब क्या, 4, 4 से कम चालक, 4 से ज्यादा अर्धचालक, कुचालक, ठीक है। मतलब 4 पे अर्धचालक, 4 से पहले चालक, 4 के बाद कुचालक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मतलब आपको एक चीज क्लियर हुआ होगा कि जो चालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कक्षा में, जिसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं उसी को, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 4 से कम हो सकते हैं। ज्यादातर में कितने होते हैं दोस्तों, 1 या 2 ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको भूलना नहीं है जिंदगी में, ठीक है, कभी भी। देखो, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, ठीक है, चालक के, ऐसे लिख लो आप, चालक के अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। समझ में आ गई होगी आपको बात। मतलब अंतिम कक्षा में जैसे मैं किसी पे बात करूं तो 2, 8, 18 के फॉर्मेट में हो जाता है। यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे 8 है, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है। अब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होंगे, ये जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है उससे बहुत दूर है, नाभिक, इसको बोलते हैं नाभिक, क्या बोलते हैं, नाभिक। और ये क्या होती हैं, उनकी कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो जो नाभिक होती है, नाभिक बहुत दूर होती है इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों से, ये इन पे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं आ पाता है, इन पे आकर्षण बल बहुत ज्यादा नहीं लग पाता है, इसलिए बहुत दूर होने के कारण इन्हें क्या बोल दिया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बंधे हुए पूरी तरीके से नहीं होते हैं। क्यों नहीं बंधे होते हैं, क्योंकि ये काफी नाभिक से ज्यादा दूर होते हैं। रीजन समझ में आया क्यों इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक से ये बहुत दूर है, बंधे हुए नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से बंधे हुए नहीं है, इसीलिए क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होती है, धारा बहती है, राइट। एक क्वेश्चन और समझ में आया होगा कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, धारा बहेगी क्या, बिल्कुल नहीं बहेगी, ठीक है। तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहां पे धारा नहीं बहेगी, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चाल है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, डेटाबेस क्वेश्चन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो चाल है, इसको बोला जाता है क्या, इसकी जो चाल होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही धीमे चलते हैं ये बहुत ही स्लो होती है, धीमी होती है, ठीक है। तो धीमी चाल होती है, कितनी होती है, वैल्यू ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
क्या वैल्यू है, 10 के घाते -5 मीटर पर सेकेंड मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चाल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको वीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वीडी से डिनोट करते हैं। कूलाम का नियम, क्या बात करेंगे हम लोग, कूलाम का। अब जरा आप एक चीज मुझे बताओ, खुद बताओ, देख के बताओ, ये बताओ कि अगर प्लस क्यू है इधर और प्लस क्यू है इधर, तो ये दोनों सेम पोलैरिटी है, दोनों ही धनात्मक हैं। अब धनात्मक और धनात्मक दोनों चार्ज मिलके क्या करेंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे या फिर एक दिशा में आएंगे, मतलब आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपको मैं दो चीजें बता दूं। आकर्षण का मतलब होता है, आकर्षण का मतलब होता है, आकर्षण का मतलब दो चीजें आपस में एक सामने, मतलब एक आके मिल जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं आकर्षित होना। प्रतिकर्षित होना का क्या मतलब होता है, प्रतिकर्षित का मतलब होता है ये वाली, अगर दोनों को पास पास रखा जाए तो दोनों क्या हो, दूसरी दिशा में भागे, आपस एक दूसरे को मिलने के लिए ना आए, क्या करें, दुश्मन हो एक दूसरे के, ठीक है, दूर जाए। तो दुश्मन कब होंगी, जब ये दोनों ही सेम सेम होंगी। नमक नमक के साथ में जब रखोगे तो समझ लो ये बिखरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और अगर नमक और चीनी मिलाओगे तो मीठा मिक्स हो जाएगा, एक दूसरे में मिलेंगे, कुछ ऐसा ही समझ लो, ठीक है। तो आकर्षण का मतलब ये हुआ कि जब सेम सेम होगा तो प्रतिकर्षण होगा, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक। तो यहां पे ये भी, ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये इधर, तो बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। इतने में कोई डाउट तो नहीं है ना भाई साहब, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोनों पे माइनस लिख दूं, माइनस क्यू, तब भी वही पोजीशन होगी ना, क्योंकि सेम सेम है। तो ध्यान रखना, सेम सेम पे क्या होंगे, ये रिपल करेंगे, और डिफरेंट पे क्या होंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इसको प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तब भी ये प्लस माइनस की तरफ आपस दोनों में खींचे आएंगे, ठीक है। या फिर इसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, तब भी बात वही होगी, ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण तो समझ में आ गया होगा ना दोस्त, ठीक है। आगे बात करते हैं, कूलाम साहब ने नियम क्या दिया। तो कूलाम साहब ने ये नियम दिया कि अगर दो चार्ज, दो आवेश को आसपास रखने पर उनके बीच में एक बल अनुभव होता है, क्योंकि ये दूर भाग रहे हैं तब भी एक बल लग रहा होगा, आपस में आ रहे हैं तब भी एक बल लग रहा है। तो वो बल कितना लग रहा है, उसी को बताया था किसने, कूलाम ने। समझ में आ गई इतनी सी बात, ठीक है। देखते हैं क्या है ये, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक को हम Q1 चार्ज मानते हैं, हमें नहीं पता कि क्या है धनात्मक क्या है ऋणात्मक दोनों, ठीक है। हम उनके बीच में एक बल लगाएंगे जिसका नाम F डाल देंगे, ठीक है। क्या करते हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, इसको क्या दे दिया हमने, Q1, इसका नाम दे दिया Q2। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं ना यार, ठीक है। अब जरा आप बताओ, इनके बीच में मैं डिस्टेंस जो है वो ले लेता हूं D, ठीक है। इनके डिस्टेंस का मतलब दूरी, कि एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हैं, D दूरी पे रखे हैं। पहले का आवेश क्या है, ये आवेश का, पहले का आवेश Q1 है और दूसरे का आवेश क्या है, Q2 है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनके बीच में एक बल लग रहा है जिसको क्या नाम दे दिया, F। F क्या है, बल है। तो बल कितना लग रहा है, यही तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो बल जितना लग रहा है ये दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। पहली चीज तो Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी चीज, ये बल दूरी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे ना तो इनकी औकात, ठीक है, इनकी औकात कम होती जाएगी। कैसे, इनकी जो पावर होगी ना वो कम होती जाएगी, इनकी ताकत जो होगी वो छीण होती जाएगी। भाई सीधी सी बात है, अगर रियल में ऐसे पकड़ के मैं इस बोर्ड को उखाड़ूंगा तो उखड़ जाएगा, लेकिन अगर मैं दूर से इसको उखाड़ने की कोशिश करूंगा तो बल लगेगा क्या, अरे बताओ, बल लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो उखड़ेगा क्या, नहीं उखड़ेगा, मतलब दूर जाने से बल कम होता जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब देखो जरा, इसका मतलब दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं तो जो बल होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अनुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर के। इतना तो समझ में आ गया ना। अब ये जो प्रोपोर्शनल है, जो अनुपात का सिंबल है, ये समानुपाती है ना। समानुपाती का जो जिस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, अगर हम इसको हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे, जिसका नाम क्या होगा, K। यहाँ पे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। और यहां पे जो इन्होंने K डिफाइन किया, K का मतलब इन्होंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता
जो निर्वात की विद्युतशीलता है वो क्या है, उसकी जो वैल्यू होती है वो भी फिक्स होती है। यहां पे मैं लिख देता हूं कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। ठीक है, कितनी होती है 8.85 8.85 माइनस इंटू 10 के घाते -12 फैरेड पर मीटर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जरा आप बताओ यहां से देख के। ठीक है, अब यहां से मात्रक की बात करूं तो आवेश का मात्रक मैंने क्या बताया था, कूलाम बताया था। ठीक है, और एम्पियर सेकंड बताया था। यहां पे मैं बात करूं बल की, तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। अरे होगा कि नहीं, न्यूटन होगा कि नहीं। ठीक है, बल की खोज किसने की थी, न्यूटन ने, तो न्यूटन के नाम पे बना है ये। ठीक है, न्यूटन, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कहां से, F बराबर ma से आया है। वो भी चीज आपको अलग से पॉइंट में ध्यान रखनी है। F बराबर क्या याद आया, ma। A क्या था, त्वरण था। M क्या था, द्रव्यमान था। F क्या था, बल था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप जरा बताओ, यहां पे मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, F बराबर K को हटा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं इंटू Q1/Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर लिख सकता हूं। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, राइट। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 गुणे 10 के घाते 9 आ जाता है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो दूसरा क्या फॉर्मूला मिल सकता है, 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू Q1/Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक ये। ठीक है, इसकी वैल्यूज। ठीक है, इतना ही बताया था किसने, कूलाम ने। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, वीडियो को रोको, पीछे जाओ, फिर से रिपीट करके देखो, और ऐसा 2 बार करो, 3 बार करो। अगर तब भी नहीं समझ में आता है दोस्त, तुरंत कमेंट करो। अगली क्लास में मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल। क्या पढ़ते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। एक ऐसा बल जो किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर समझते हो ना, किसी भी तार में जिसमें करंट बह सकती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कॉपर का तार। ठीक है, तो मान लो किसी भी कंडक्टर में, ये क्या है, एक तार है। ठीक है, तार में या कंडक्टर में जिसकी वजह से एक ऐसा बल जिसकी वजह से चालक में धारा बहती है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब करंट के बहने के लिए उत्तरदायी कौन होता है, विद्युत वाहक बल। किससे डिनोट करते हैं विद्युत वाहक बल को, EMF से। इसको लिखते हैं EMF, इसको हमेशा E से लिखते हैं। इसको हमेशा किससे लिखते हैं, E से लिखते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या मात्रक होता है इसका, वोल्ट। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो मात्रक क्या याद रखना है, वोल्ट याद रखना है। इसका मात्रक वोल्ट याद रखना है, या फिर जूल पर कूलाम भी होता है, या फिर क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो मात्रक वोल्ट, दूसरा जूल पर कूलाम। ठीक है, ऐसा बल जिसकी वजह से चालक में धारा का प्रवाह हो या धारा बहे, उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। कहां से बनाया जाता है, बैटरी वगैरह से। ठीक है, DC सोर्सेज से। ठीक है, इसे बोलते हैं EMF। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वोल्टेज क्या है। ठीक है, विभव। वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज एक ऐसी चीज है, मान लो कोई भी धनात्मक आवेश है, अनंत पे है। कहां पे है, अनंत पे। अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं दोस्तों, विभव बोलते हैं। वोल्टेज नथिंग बट इट इज द वर्क डन बाय द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द एनी पॉइंट, राइट। आपको समझ में आ गया होगा कि अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में, किसको ले आने में, धनात्मक आवेश को ले आने में किए गए कार्य को क्या बोल देते हैं, आप विभव बोल देते हैं। मीन समझ में आ गया होगा, लिख लो आप अपनी लैंग्वेज में कि किसी धनात्मक आवेश को लिखना है आपको। ठीक है, लिखना है आपको, क्या लिखना है, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को
क्या बोल देते हैं, विभव बोल देते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप लिखो, इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो जरा आप बताओ पहले। इसको मैं V से लिख दूं तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। W क्या है, कार्य है, क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। ठीक है, तो कार्य और आवेश के अनुपात को क्या बोल देते हैं, विभव बोल देते हैं, दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी, ये नहीं कि पहली वाली भूल जाना है दूसरी वाली ही याद रखना है, ऐसा भी नहीं दूसरी वाली भूल जाना पहली वाली ही याद रखना। दो के दोनों को याद रखना। क्यों याद रखना है, क्योंकि दो के दोनों स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगर दोनों नहीं पता होगा, एक ही पता होगा, तो आपसे दूसरा पूछेगा तो आप नहीं बता पाओगे, इसलिए आपको दो के दोनों भी याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज इसके मात्रक की मैं बात कर लूं तो जरा आप बताओ, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। दूसरा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यहां पर कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है तो बताओ जरा भाई। कार्य का मात्रक जूल होता है, नहीं होता, होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो आपका जो वोल्टेज का मात्रक हो गया जूल पर कूलाम। दूसरा मात्रक वोल्ट होता है। क्या मात्रक होता है, इसको हिंदी में वोल्ट लिखते हैं, अंग्रेजी में वोल्ट ही लिखते हैं। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है, नहीं है। ठीक है, तो आपका वोल्टेज समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, मींस विभवांतर क्या होता है। अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर वोल्टेज डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विभवांतर, व्हाट इज विभवांतर क्या है, तो विभवांतर एक ऐसी चीज है, मान लो एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, यहां पे वोल्टेज V1 है, यहां पे V2 है। ठीक है, दो वोल्टेज हुआ, दो वोल्टेज, दो विभव के अंतर को क्या बोलेंगे दोस्त, विभवांतर बोलेंगे। दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक और चीज ध्यान रखना है, अगर विभवांतर नहीं है तो धारा बहेगी ही नहीं। ठीक है, क्या अजीब सी बात है, विभवांतर होना मांगता है। क्यों मांगता है, धारा को फ्लो होने के लिए। ठीक है, करंट को फ्लो होने के लिए विभवांतर होना जरूरी है। अगर विभवांतर नहीं हुआ, विभव में अंतर नहीं हुआ, तो धारा बहेगी ही नहीं। राइट, अब देखो क्या है, तो अगर देखो जो ज्यादा ताकतवर होगा, मैंने बताया जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही तो दान देगा, सीधी सी बात है। पैसा है तभी तो दे पाओगे ना, और पैसा नहीं है तो नहीं दे पाओगे, लेना पड़ेगा। तो आप बताओ, मान लो B1 ज्यादा धनवान है एज कंपेयर टू B2। B1 के पास ज्यादा पैसा है B2 से, तो शक्तिशाली कौन हुआ, B1 हुआ। ठीक है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पैसा है ना इस समय पे, कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर, अमेरिका ही बोलते हो ना। ऐसे ही मान लो B1 के पास सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा पावर है, तो B1 बड़ा हुआ। अब अमेरिका के पास जैसे पावर है, तो जिसको जो करेगा वही सबको करना पड़ेगा। ठीक है, अब करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, अगर उसने कोई रूल ले आया इंटरनेशनल लेवल पे तो। ठीक है, तो ऐसे ये समझो कि B1 बड़ा है तो इसी की पावर ज्यादा है, इसकी पावर है तो यही सबको उंगली दिखाएगा। मतलब धारा B1 से B2 जाएगी जब B1 बड़ा होगा B2 से। ठीक है, पहला केस क्या है, B1 बड़ा होगा B2 से, तो धारा कहां से जाएगी, धारा B1 से B2 की तरफ जाएगी। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे केस में अगर हम बात कर लें, इसका जस्ट अपोजिट, अगर B2 बड़ा है, अगर B2 बड़ा है, तो जरा आप बताओ, आपकी बार B2 बड़ा है तो B2 भेजेगा ना भाई ताकत। ठीक है, तो जो डायरेक्शन थी अब की बार उल्टी हो गई, मतलब इधर से आएगी। समझ में आया, मतलब अगर B2 बड़ा होगा B1 से, तो धारा क्या करेगी, B2 से B1 की तरफ फ्लो करेगी। इसमें कोई समस्या है तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तीसरा केस क्या कहता है दोस्तों, तीसरा ये कहता है कि अगर B1 और B2 बराबर है, अगर दोनों ही बराबर हैं, लड़ेंगे तो उनके बीच में कुछ ना वो उसको परमिशन दे पाएगा ना वो उसको परमिशन दे पाएगा। दोनों कहेंगे, क्या कहेंगे, दोनों क्या कहेंगे, दोनों कहेंगे हम ही हैं, और हम हैं जब बराबर हैं तो उनके बीच में धारा नहीं बहेगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी उसकी। मतलब सीधी सी बात है, B1 और B2 क्या है, बराबर हैं, तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ थे। ठीक है, इसमें विभवांतर में आपको 3 पॉइंट समझने थे, तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, करंट जाएगी किधर से आएगी, कब जाएगी, कब आएगी, कब नहीं चलेगी, करंट कब बहेगी ही नहीं। अगर दोनों पे 5-5 वोल्ट है तो जरा आप बताओ, 5 और 5 में से डिफरेंस चला गया, जीरो बचा तो करंट बहेगी क्या, नहीं
करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने कुछ काम कर दिया आज का, विद्युत के जो बेसिक्स थे, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने इतना सीखा, आज बहुत कुछ सीखा, ठीक है। अगली क्लास में जो रिमेनिंग चीजें हैं उसको अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं। अगर सारे कॉन्सेप्ट आपको आ जाते हैं, उसके बाद एग्जाम आने के समय, एग्जाम आते आते हम पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। पूरा आपका टेक्निकल 150 नंबर कंप्लीट करा देंगे। एग्जाम आने से पहले 15 दिन पहले मैं आपको क्या करूंगा, सारे प्रीवियस ईयर की सीरीज चला दूंगा, उस पर आपको मैं पूरे प्रीवियस ईयर की तैयारी करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे तो वेल प्रिपेयर होके जाओगे, ठीक है, कि ऐसे जब मुंह का बांधो और मारो तो उखड़ जाए, ठीक है, ठीक है, मतलब ताकत होनी चाहिए उस समय पे। तो उस समय तक आपकी ताकत बन जाएगी अगर आप रेगुलर वीडियोज को देखोगे। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है बच्चों, कमेंट करो, ठीक है, बताओ यहाँ पे कि ये चीजें हमें नहीं समझ में आ रही, मैं उसको रिवाइज करके समझाऊंगा। मेरा काम ही है कि आप क्या कर लो, आप नौकरी ले लो, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ठीक है। मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।